एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट विल बी इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार जो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछा गया है। इसकी खुद से एक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि जो इमीडिएट केयर होती है न्यूबॉर्न की, उसमें क्या क्या टॉपिक्स या फिर क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, द इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न. So the first 24 hours of life is a very significant and highly vulnerable time due to critical transition from intrauterine to extrauterine life. So अगर हम बात करें जो फर्स्ट 24 hours of life होते हैं एक न्यूबॉर्न के, जैसा कि हम सबको ही पता है कि जैसे ही एक न्यूबॉर्न जो है उसका बर्थ होता है तो क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन से वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है। इंट्रा यूट्राइन का मतलब होता है कि जो बेबी होता है वो पहले क्या होता है, वो मदर की वोम में होता है। उसके बाद जब वो बाहर जन्म लेता है तो वो जो है एक अपनी जिस जगह पे वो रह रहा था उस जगह को छोड़ के बाहर आता है। तो डैट विल बी द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, क्योंकि वो मदर की वॉम से बाहर आ रहा है तो इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ बोल रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट 24 हार्स होते हैं लाइफ के एक छोटे बच्चे के, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और हाईली वनरेबल होते हैं। बिकॉज जैसे ही फीटस जो है वो जन्म लेता है तो वो क्या है कि वो अपनी जो उसको जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट मिल रहा था और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको उससे जो है डील करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं लाइफ के वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हम न्यूबॉर्न केयर की बात करें कि जैसे ही जन्म लिया है एक न्यूबॉर्न ने तो उसकी इमीडिएट केयर में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, डैट विल बी ABC एंड T एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, इससे हमारा होता है एयरवे क्लियरेंस, यानी कि जो फीटस है जो हमारा बेबी है उसको क्या है, हमें उसका एयरवे को क्लियर करना है। सेकंड थिंग इज़ ब्रीथिंग इनिशिएशन। जो छोटा बच्चा है उसका जो ब्रीथिंग है उसे हमें इनिशिएट कराना है। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। अगर हम बात करें इमीडिएट केयर के न्यूबॉर्न की तो इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, ABC एंड T एनालिसिस। इसमें हमारा A फॉर एयरवे क्लियरेंस, B फॉर ब्रीथिंग इनिशिएशन, C फॉर सर्कुलेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। नाउ बात कर लेते हैं एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे एंड ब्रीथिंग में क्या आता है। एयरवे एंड ब्रीथिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, सक्शन जेंटली एंड क्विकली यूजिंग बल्ब सिरिंज और सक्शन कैथेटर। अगर जैसे ही जो हमारा न्यूबॉर्न है उसने जन्म लिया है तो क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा जो है एस्पिरेट कर लेता है जो म्यूकस होता है उसको, तो ताकि बच्चा जो है ब्रीथिंग को इनिशिएट कर सके, सांस वो खुद से ले सके। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो बच्चे की जो भी सिक्रेशंस है उनको क्या है, उनको जो है उनका सक्शन करना पड़ता है, उनको सबको रिमूव करना पड़ता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, डैट विल बी MN, यानी कि आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं कि मेल नर्स। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमें सक्शन करना है वो माउथ में करना है, देन उसके बाद जो है हमें नोज़ में सक्शन करना है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले जो सक्शन करना है आपको वो हमेशा माउथ में करना है, देन उसके बाद आपको नोज़ में करना है। जो सक्शन है वो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बल्ब सिरिंज से कर सकते हैं या फिर सक्शन कैथेटर की मदद से जो है आप सक्शन कर सकते हैं। सक्शन इट स्टार्ट्स इन द माउथ दैन नोज़ टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। अगर हम बात करें कि पहले हम माउथ में कर रहे हैं उसके बाद हम नोज़ में करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो एस्पिरेशन की रिस्क होती है उसको जो है हम मिनिमाइज़ कर सकें। थर्ड वन इज़ स्टिमुलेट क्राइंग बाय रबिंग। अगर हम देख रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है और वो जो है वो क्राई नहीं कर रहा है तो उसको जो है हम चाहते हैं कि वो क्राई करे ताकि जो ब्रीथिंग है वो इनिशिएट हो सके। तो उसकी जो ब्रीथिंग है उसको इनिशिएट करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि वी विल इनिशिएट द ब्रीथिंग ऑफ द बेबी बाय रबिंग अ बैक, यानी कि जो बच्चे की बैक है उस पर जो है आप रब कर सकते हैं। Now the fourth point is position properly the newborn, that will be side lying.
एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन व्हेन एवर नेसेसरी और व्हेन नेसेसरी। सो यहाँ पे जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जो है जैसे हम बच्चे को जो है सक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चा है वो किस में जा सकता है, हाइपोक्सिया में जा सकता है। तो उसके रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है, उसको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करनी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ टेम्परेचर। सो जो फीटस है उसका जो है हमें टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर करना है। इसमें क्या करना है कि ड्राई द न्यूबॉर्न इमीडिएटली। सबसे पहले जैसे ही फीटस जो है उसका जन्म हुआ है तो उसको क्या करना है, पहले ही सबसे पहले में बच्चे को जो है उसको ड्राई करना है, यानी कि जो भी सिक्रेशंस है उनको जो है हटाना है। क्योंकि जो फीटस है ऑब्वियसली वो इंट्रायूटेराइन से बाहर की लाइफ में आ रहा है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में, तो बच्चे के ऊपर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो उनको जो है हमें क्या करना है, जितने भी मेम्ब्रेन्स वगैरह उन सबको हमें रिमूव करना है। आफ्टर दैट प्लेस न्यूबॉर्न इन इन्फेंट वार्मर और यूज़ ड्रॉप लाइट। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा इन्फेंट है उसको हमें जो है जो इन्फेंट वार्मर होता है या फिर जो हमारा रेडिएंट वार्मर होता है उसके अंदर जो है हमें बच्चे को प्लेस करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डिलीवरी होती है तो उससे पहले जो है हमें रेडिएंट वार्म को प्री वार्म्ड करके रखना होता है। आफ्टर दैट रैप वार्मली बाय स्टेराइल टॉवल। जो हमें टॉवल यूज़ करने हैं वो जो है हमें स्टेराइल यूज़ करने हैं, साथ ही साथ वार्म यूज़ करने हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न की तो उसमें आता है हमारा एप्गार स्कोरिंग। एप्गार जो है इसमें जो है हम क्या करते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन है न्यूबॉर्न का। इसमें हम परफॉर्म करते हैं 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी कि जैसे ही बच्चा जो है उसने जन्म लिया है इन्फेंट ने, तो उसका जो है एप्गार जो है हम परफॉर्म करते हैं 1 मिनट पे एंड देन 5 मिनट पे, यानी कि एक जो है हम पहले 1 मिनट पे करेंगे, उसके बाद जो दूसरा स्कोर होगा वो हम 5 मिनट के बाद इवैल्यूएट करेंगे। जो एप्गार स्कोर होता है, जैसे कि ये नाम है APGAR, तो इसमें जो है हमारे 5 इंडिकेटर्स होते हैं। A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी जो कि बताएगा मसल टोन्स को, G स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, P स्टैंड्स फॉर पल्स रेट या फिर जो है हमारी हार्ट रेट, फीटस की जो हार्ट रेट है वो कितनी है, एंड A स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस स्किन कलर की, जो फीटस है उसका स्किन कलर कैसा है, ब्लू है या फिर पिंक है, इस तरीके से, एंड R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन। सो अ स्कोर ऑफ 7 to 10 इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। सो अगर जो है हम इसके स्कोर की बात करें तो अगर 7 से 10 तक हमारा स्कोर आता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि जो स्कोर है वो नॉर्मल है। इन केस अगर जो स्कोर है वो हमारा 4 से 6 में है तो इसका मतलब है कि जो फीटस है या फिर जो हमारा न्यूबॉर्न है उसको जो है रिसस्टिटेशन मेजर्स, यानी कि उसको जो रिसस्टिटेशन की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उसकी जो केयरफुल मॉनिटरिंग हमें करनी होती है। और अगर जो स्कोर है वो 3 या फिर 3 से भी कम है तो उसमें क्या है कि हमें इमीडिएटली जो है CPR स्टार्ट करना होता है या फिर लाइफ सेविंग टेक्निक्स जो होती हैं उनको जो है हमें इनिशिएट करना होता है। उसके बाद जो 4th पॉइंट आता है दैट विल बी द फिजिकल एग्जामिनेशन, की जो है हमें फिजिकल एग्जामिनेशन जो है फीटस का करना है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो। सो इट इज़ परफॉर्म टू चेक फॉर ऑब्वियस साइंस दैट द body is healthy, check for any birth deformities and also check rectal temperature। सो अगर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसको जो है हम परफॉर्म करते हैं और ताकि जो है हम चेक कर सकें कोई भी ऑब्वियस साइन को कि जो हमारा न्यूबॉर्न है वो हेल्दी है या नहीं है, उसकी जो बॉडी है वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। और साथ ही साथ जो है हम देखते हैं कि जो फीटस है उसके अंदर कोई भी जो है बर्थ डिफॉर्मिटी तो नहीं है। बर्थ डिफॉर्मिटी का मतलब जो है आप समझ सकते हैं कि बच्चे में जो है किसी भी प्रकार की, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, या फिर जो है बच्चे को पॉलीडेक्टाइली या फिर एक्टोडेक्टाइली वैसे कंडीशंस तो नहीं है। उसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट आता है दैट विल बी इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही न्यूबॉर्न जो है वो जन्म ले लेता है तो उसमें क्या है कि हमें जो है उसकी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी होती है, बिकॉज अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ये मदद करता है न्यूबॉर्न को भी एंड साथ ही साथ मदर को भी कि वो क्या है जो इन्वोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो है ये मदद करता है। इन्वोल्यूशन क्या होता है, इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि जो भी मदर के पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो है अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं। सो जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या है, वो मदद करती है दोनों को
न्यूबॉर्न को भी और साथ ही साथ जो मदर है उसको भी। न्यूबॉर्न में इसलिए ताकि उसकी जो है अच्छी जो है ग्रोथ हो सके, इस वजह से। And it also helps the mother to feed the baby and assist in nipple stimulation and proper patch on the newborn। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है that will be eye care। आई केयर में हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूबॉर्न है उसका जो आई है वो जो है हमें क्लीन करनी होती है कि कोई भी, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको जो है रिमूव किया जा सके, या फिर कोई भी जो है बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको जो है वहाँ से हटाया जा सके। इट इज़ द पार्ट ऑफ रूटीन केयर ऑफ द न्यूबॉर्न टू गिव प्रोफाइलैटिक आई ट्रीटमेंट अगेंस्ट गोनोरिया, कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट आर इंस्टिल्ड इन न्यूबॉर्न आइज। सो अगर हम बात करें आई केयर की, तो आई केयर में बेसिकली जैसे वर्ड है आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें जो है बच्चे को जो है हम आई केयर जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। और जो है हम इसमें जो है प्रोफाइलैटिक आई ट्रीटमेंट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो न्यूबॉर्न है उसको जो है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम या फिर जो है उसको कोई भी आई रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, तो उस केस में जो है हम एरिथ्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो है बच्चे की जो आइज़ है उसमें जो है इंस्टिल करते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम या फिर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपनी अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ जो हमारा 7th पॉइंट है दैट विल बी द केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जो हमारा न्यूबॉर्न केयर है उसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो न्यूबॉर्न है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी भी केयर करनी होती है। बिकॉज जो कॉर्ड है वो क्या होती है, अगर उसमें कोई भी जो है इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है तो वो क्या है, वो बच्चे को जो है इरिटेट कर सकती है, बच्चों को जो है इन्फेक्शन उससे कॉज हो सकता है। इसी वजह से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की जो है केयर करनी है। साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है जो मदर है साथ, और जो मदर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं न्यूबॉर्न के, उनको क्या है, उनको टीचिंग देनी है कि आपको जो है कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह जो है इसके ऊपर नहीं लगाना है, कोई पाउडर आपको नहीं लगाना है, और साथ ही साथ जो है इसको जो है किसी भी तरह से छेड़ने की कोशिश नहीं करनी है कि जो कॉर्ड है वो अपने आप ही जो है ड्राई आउट होकर गिर जाती है, उनको इस चीज़ के बारे में बताना है। द कॉर्ड इज़ क्लैम्प्ड एंड कट अप्रॉक्सीमेटली विद इन 30 सेकेंड्स आफ्टर बर्थ। अगर हम बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, तो जैसे ही बर्थ हो जाता है न्यूबॉर्न का, तो उसके में क्या है कि 30 सेकंड्स के अंदर जो है हमें कॉर्ड को क्लैम्प करना है और उसको जो है कट कर देना है। द कॉर्ड एंड द एरिया अराउंड इट आर क्लीन्ड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सो जो एरिया है अम्बिलिकल कॉर्ड के अराउंड, वहाँ पे क्या करना है, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो है हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से क्लीनिंग करनी है। कीप द कॉर्ड स्टम्प क्लीन एंड ड्राई। सो जो कॉर्ड जो है उसका जो स्टम्प है वहाँ पे क्या है, आपको उसको क्लीन रखना है, साथ ही साथ आपको उसको ड्राई यानी कि सूखा छोड़ना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है दैट विल बी विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन। द न्यूबॉर्न इज अनेबल टू फॉर्म क्लोटिंग फैक्टर्स एट बर्थ, दिस मेक्स द न्यूबॉर्न प्रोन टू ब्लीडिंग। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो गट होती है वो स्ट्राइल होती है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो जो है वो रिस्क में रहता है ब्लीडिंग की, अगर उसको ज़रा सा भी कट लग जाए तो, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है हम बोल सकते हैं कि उसकी जो जो न्यूबॉर्न होता है वो क्या होता है कि उनको जो है रिस्क रहती है ब्लीडिंग की, तो इसी वजह से क्या है कि हम विटामिन के को जो है एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम प्रीटर्म जो हमारा फीटस है न्यूबॉर्न है उसकी बात करें तो उसमें हम 0.5 mg जो है इंजेक्शन देते हैं IM, और अगर जो है हमारा फुल टर्म बेबी है तो उसमें हम 1 mg जो है इंजेक्शन विटामिन के का लगाते हैं इन न्यूबॉर्न्स थाई मसल। अब बात कर लेते हैं 9 पॉइंट की, एंड दैट विल बी योर बाथिंग। वंस अ बेबी टेम्परेचर हैज़ स्टेबलाइज्ड, द फर्स्ट बाथ कैन बी गिवन ऑयल बाथ और कंप्लीट वार्म वाटर बाथ में बी गिवन। डू नॉट रिमूव वर्निक्सियोसा विग्रेसली। अगर हम बात करें एक न्यूबॉर्न की, तो जैसे ही न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि हम उसको जो है उसकी फ़र्स्ट बाथ जो है दे सकते हैं। फर्स्ट बाथ में आप उसको जो है स्पंज बाथ भी दे सकते हैं, ऑयल बाथ आप उसको दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप कम्प्लीटली उसको वार्म वाटर से मतलब थोड़ा सा जो है ये कम्प्लीटली वार्म नहीं,
बोलना चाहिए यहाँ पे। हम बोल सकते हैं कि थोड़ा जो ऐसा पानी जो थोड़ा बच्चे को भी जो है हार्मफुल ना हो और उसकी स्किन के लिए ज़्यादा गर्म भी ना हो, यानी कि तरह से गुनगुने पानी से जो है हम उसको जो है बाथिंग जो है दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बाथिंग के टाइम पे, और जो है उनकी जो फैमिली है उसको भी टीचिंग देनी है कि जो वर्निक्सियोसा है डैट विल बी एक जो है चीज़ी जो है कवरिंग जो है बन जाती है न्यूबॉर्न के ऊपर, तो उसको जो है मतलब जानबूझकर उसको जो है हटाना नहीं है, वो धीरे 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 जो है अपने आप ही जो है रिमूव हो जाती है। तो उनको इस चीज़ के बारे में बताना है। अगर आपको नहीं पता है कि वर्निक्सियोसा क्या होता है तो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक न्यूबॉर्न के ऊपर किस तरीके से जो है वर्निक्सियोसा हमें दिखाई देती है। नाउ द 10th पॉइंट इज़ वेट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। सो इसके बाद जो हमें करना होता है डैट विल बी द वेट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा न्यूबॉर्न है उसका जो वेट है वो कितना है उसको हम मॉनिटर करते हैं, साथ ही साथ उसकी जो लेंथ है वो कितनी है उसे हम मेज़र करते हैं। हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस हम जो है बच्चे की मेज़र करते हैं। उसका जो इम्यूनाइजेशन है डैट विल बी की जो फीटस है उसे हमें जो है BCG का इंजेक्शन लगाना है। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन आपको जो है बच्चे को देना होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है हमें उसे देनी होती है। सो जो उसका इम्यूनाइजेशन है वो कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर डैट अप्लाई प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन टैग और ब्रेसलेट एंड शिफ्ट न्यूबॉर्न इनटू नर्सरी। सो उसके बाद जब हम इतना कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो टैग है या फिर जो ब्रेसलेट है वो हमें जो न्यूबॉर्न है उसके ऊपर अप्लाई करना है। और उसके बाद जो न्यूबॉर्न है जैसे ही उसकी कंडीशन स्टेबलाइज्ड हो जाती है उसके बाद हमें उसे नर्सरी में शिफ्ट कर देना है। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनकेस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।